ये कल्पना करने वाली बात है ना कि एक तरफ किसी देश के नागरिकों को सोशल मीडिया पर गैंगस्टर और उनके देश को नर्क कहा जा रहा हो। बिल्कुल। और ठीक उसी समय मतलब उसी दौरान बंद कमरों में उनके साथ 500 अरब डॉलर की कोई भारी भरकम व्यापारिक डील फाइनल की जा रही हो। सुनने में किसी खराब हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट लगता है। हाँ बिल्कुल वही। मतलब ये आज की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की एकदम जमीनी सच्चाई है। और इस विरोधाभास को समझना ना आज की समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। मैं हूं आपकी होस्ट और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी शोर और खामोशी के बीच के अंतर को डिकोड करने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी विषय है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें कई विस्तृत समाचार रिपोर्ट हैं, आधिकारिक कूटनीतिक बयान हैं, दोनों देशों के आर्थिक आंकड़े हैं और रणनीतिक चुप्पी यानी स्ट्रेटेजिक साइलेंस पर एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च पेपर शामिल है। वो रिसर्च पेपर वाकई बहुत कुछ साफ करता है ना? तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम ये समझें कि जब सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ बात कही जाती है तो वह कूटनीति के उन बंद कमरों में होने वाले अरबों डॉलर के व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को आखिर किस तरह प्रभावित करती है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आज हम जिन राजनीतिक बयानों या दावों का विश्लेषण कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। सही बात है। हम केवल अपने स्रोतों में दी गई जानकारी और उसमें मौजूद विरोधाभासों को सामने रख रहे हैं ताकि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो तंत्र काम कर रहा है उसे समझा जा सके। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत ना एक बहुत ही विशिष्ट सोशल मीडिया पोस्ट से हुई। जी बिल्कुल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर माइकल सैवेज नाम के एक पॉडकास्ट होस्ट की बातों को रीपोस्ट किया और इस पोस्ट में भारत और चीन जैसे देशों के लिए हेल होल यानी नरक जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। सैवेज ने आरोप लगाया कि इन देशों के प्रवासी अमेरिका में बर्थ टूरिज्म का फायदा उठाते हैं और अमेरिकी टेक इंडस्ट्री में काम करने वालों को लैपटॉप वाले गैंगस्टर कहा। अच्छा। मतलब ये सब सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि एक सीधा हमला था। देखिए, इस हमले के पीछे जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। बर्थ टूरिज्म का मतलब उस प्रक्रिया से है जहां लोग जानबूझकर अमेरिका की यात्रा करते हैं ताकि उनके बच्चे का जन्म वहां हो सके। अच्छा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत अमेरिकी धरती पर जन्म लेने वाले किसी भी बच्चे को अपने आप वहां की नागरिकता मिल जाती है। ओह, तो सैवेज का दावा है कि इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। बिल्कुल। और साथ ही ये जो लैपटॉप वाले गैंगस्टर कहकर उन्होंने टेक उद्योग में काम करने वाले प्रवासियों को एक तरह के माफिया के रूप में चित्रित करने की कोशिश की है ना, जो कथित तौर पर गोरे अमेरिकियों की नौकरियां छीन रहे हैं। ये एक बहुत सोची समझी भाषा है। ये सच में बहुत आक्रामक नैरेटिव है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसके तुरंत बाद आया आधिकारिक कूटनीतिक रुख। हाँ, वो विरोधाभास। मतलब एक तरफ राष्ट्रपति के सोशल मीडिया अकाउंट से इतनी भड़काऊ बातें शेयर हो रही हैं और दूसरी तरफ लगभग तुरंत बाद अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता का बयान आ जाता है। वो डैमेज कंट्रोल करते हुए कहते हैं कि ट्रंप ने भारत को एक महान देश कहा है और भारतीय प्रधानमंत्री को शीर्ष पर बैठा एक बहुत अच्छा दोस्त बताया है। यही वो डबल स्पीक है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषकों को उलझा देता है। मतलब एक ही प्रशासन से एक ही समय में दो बिल्कुल विपरीत संदेश बाहर आ रहे हैं। यार ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी व्हाट्सएप ग्रुप में अपने पड़ोसी के बारे में अजीबोगरीब अफवाहें और भद्दी बातें फैला रहा हो। हाँ बिल्कुल। और लेकिन जब वही पड़ोसी सामने आता है तो उसे दुनिया का अपना सबसे अच्छा दोस्त बताने लगता है। मतलब कूटनीति में ये दोहरा मापदंड आखिर कैसे काम कर सकता है? व्हाट्सएप ग्रुप वाली ये एनालॉजी आपने बहुत अच्छी दी, लेकिन ये डबल स्पीक क्यों हो रहा है? इसका जवाब हमारे स्रोतों में मौजूद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के एक इंटरव्यू में छिपा है। अच्छा, बोल्टन क्या कहते हैं इस बारे में? बोल्टन, जो ट्रंप के पहले कार्यकाल में काम कर चुके हैं, वो समझाते हैं कि ये बयानबाजी अमेरिकी सरकार की कोई सुसंगत नीति नहीं है। तो अगर ये सरकार की नीति नहीं है तो फिर ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोई रणनीति है? बोल्टन के अनुसार ये रणनीति से ज्यादा ना एक व्यक्तिगत जुनून है। जन्मसिद्ध नागरिकता या जिसे बर्थ राइट सिटीजनशिप कहते हैं, ये मुद्दा ट्रंप के लिए एक बहुत ही भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा रहा है। ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में यह दावा भी किया था कि दुनिया में और कहीं भी जन्मसिद्ध नागरिकता का प्रावधान नहीं है, जबकि बोल्टन स्पष्ट करते हैं कि यह दावा
तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह गलत है। मतलब और भी देश हैं जो ऐसा करते हैं? बिल्कुल। अमेरिका अकेला नहीं है। कनाडा, मेक्सिको और दक्षिण अमेरिका के लगभग 3 दर्जन देशों में जन्मसिद्ध नागरिकता का प्रावधान है। अच्छा, इसका मतलब है कि सोशल मीडिया पर जो कुछ कहा जा रहा है वो तथ्यों पर आधारित नीतिगत बहस कम है और एक खास वोटर बेस को खुश करने की कवायद ज्यादा है। सही कहा आपने। लेकिन समस्या ये है ना कि राजनेता भले ही इसे एक राजनीतिक खेल माने, इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ता है जो उस व्यवस्था में रह रहे हैं। जब हम भारतीय अमेरिकी समुदाय की बात करते हैं तो इस बयानबाजी का जमीनी असर क्या होता है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस तरह की बयानबाजी केवल राजनयिक तारों तक सीमित नहीं रहती। ये समाज के भीतर एक वास्तविक डर और एक अलगाव की भावना पैदा करती है। भारतीय अमेरिकी सांसदों और संगठनों ने इस पर बहुत कड़ी और स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। हाँ, हमारे पास अमी बेरा और राजा कृष्णमूर्ति जैसे सांसदों के बयान भी तो हैं। बिल्कुल। अमी बेरा जो सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले भारतीय अमेरिकी सांसदों में से एक है, उन्होंने इन टिप्पणियों को अपमानजनक और अज्ञानी बताया। उनका तर्क बहुत स्पष्ट था कि अमेरिका प्रवासियों की पीढ़ियों से मजबूत हुआ है। और ये सिर्फ राजनेताओं की प्रतिक्रिया नहीं है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन जैसे नागरिक अधिकार संगठनों ने तो बाकायदा चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति के स्तर से ऐसी बातों का समर्थन करने से समुदाय के लिए खतरा बढ़ सकता है। बाप रे! मतलब जब देश का शीर्ष नेतृत्व किसी समुदाय को गैंगस्टर या उनके मूल देश को नर्क कहता है तो ये समाज में मौजूद चरमपंथी तत्वों को एक तरह का मौन समर्थन दे देता है। ये तो बहुत डरावना है। लेकिन क्या ये सिर्फ आहत भावनाओं और सामाजिक तनाव का मामला है? मुझे लगता है कि इसके पीछे का जो अर्थशास्त्र है ना, वो इससे भी बड़ा मुद्दा है। व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार अजय भुटोरिया का बयान इसी तरफ इशारा करता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये बयानबाजी सीधे तौर पर अमेरिका के अपने आर्थिक हितों से टकराती है। वो कैसे? अजय भुटोरिया ने आंकड़ों के साथ बताया कि जिन्हें लैपटॉप वाले गैंगस्टर कहा जा रहा है, वे असल में सिलिकॉन वैली को चला रहे हैं। भारतीय प्रवासी टेक इनोवेशन, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप इकोसिस्टम की रीढ़ है वहां। बिल्कुल। और आज के समय में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार $200 बिलियन को पार कर चुका है। $200 बिलियन। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा पर आने वाले हैं। जी हाँ। मतलब एक तरफ आप भारत को चीन के खिलाफ एक रणनीतिक साझीदार के रूप में तैयार कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। रूबियो के लिए तो ये कूटनीतिक रूप से एक बहुत ही असहज स्थिति होने वाली है। निश्चित रूप से कूटनीति में टाइमिंग यानी समय का बहुत महत्व होता है। ऐसी बयानबाजी एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल साबित हो सकती है क्योंकि ये उस विश्वास को कमजोर करती है जिसे दोनों देशों ने पिछले 2 दशकों में बड़ी मुश्किल से बनाया है। यहाँ बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक तरफ तो प्रवासियों और देश को लेकर ये आक्रामक बयानबाजी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि रिश्ते टूट रहे हैं, और ठीक उसी समय मानो किसी जादू से दोनों देशों के बीच एक व्यापार समझौता या ट्रेड डील की घोषणा कर दी जाती है। एक साथ ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों दबाने जैसी स्थिति है। उन्होंने भारत पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है जी। और इसके बदले में उनका कहना है कि भारत ने 2 बड़ी शर्तें मानी हैं। पहला, भारत रूसी तेल खरीदना बंद करेगा, और दूसरा, भारत अमेरिका से $500 बिलियन का सामान जिसमें ऊर्जा, तकनीक और कृषि उत्पाद शामिल है, खरीदेगा। देखिए, ये वो जगह है जहां कूटनीतिक दावों और आर्थिक वास्तविकता के बीच का अंतर बहुत बहुत गहरा हो जाता है। वो कैसे? जब हम भारतीय प्रधानमंत्री के आधिकारिक बयान या विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज को देखते हैं ना, तो वहां रूसी तेल को रोकने का एक शब्द भी नहीं है। अच्छा, और ये $500 बिलियन के खरीदारी के वादे का क्या? प्रधानमंत्री के बयान में उसका भी कोई जिक्र नहीं है। भारत की तरफ से केवल 18% टैरिफ छूट का स्वागत किया गया है। अब अगर हम $500 बिलियन के इस आंकड़े के पीछे के अर्थशास्त्र को समझें तो ये दावा अपने आप में बहुत ही अवास्तविक लगता है। अवास्तविक क्यों? क्या भारत के लिए अमेरिका से इतना सामान खरीदना संभव नहीं है? थोड़ा इसके गणित को समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि भारत का हालिया कुल वार्षिक बजट लगभग $590 बिलियन का था। ओके। ट्रंप जिस $500 बिलियन की खरीदारी की बात कर रहे हैं, उसका मतलब होगा कि भारत अपने पूरे वार्षिक बजट का लगभग 85%, जी हाँ 85%, केवल अमेरिका से सामान खरीदने में लगा दे। बाप रे!
85%? बिल्कुल। और इसमें भारत का रक्षा बजट, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ शामिल है। आर्थिक रूप से कोई भी देश अपने कुल बजट का इतना बड़ा हिस्सा किसी एक देश के साथ व्यापार में नहीं झोंक सकता। ये तो सच में गणित के हिसाब से ही असंभव लगता है। और इस डील का एक और पहलू है जिसने बहुत सारे व्यापार अर्थशास्त्रियों के कान खड़े कर दिए हैं, कृषि और पेटेंट के मुद्दे। बहुत अहम मुद्दा है। हमने सुना है कि अमेरिका भारत के कृषि बाजार और डिजिटल सर्विस टैक्स को लेकर दबाव बना रहा है। ये पूरा मामला काम कैसे करता है? ये इस पूरे विवाद का सबसे जटिल हिस्सा है। जब हम कृषि की बात करते हैं तो भारत और अमेरिका के हालात बिल्कुल अलग हैं। मतलब? अमेरिका में बड़े बड़े कॉर्पोरेट फार्म है, जबकि 1.4 अरब की आबादी वाले भारत में लगभग 50% से ज्यादा आबादी आज भी आजीविका के लिए छोटी खेती पर निर्भर है। सही बात है। अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फसलों और अमेरिकी डेयरी उत्पादों के लिए अपने दरवाजे खोले। लेकिन भारत के लिए ऐसा करना घरेलू स्तर पर राजनीतिक आत्महत्या जैसा हो सकता है। हमने हाल ही में भारत में कृषि कानूनों को लेकर हुए विशाल विरोध प्रदर्शन देखे हैं। सरकार जानती है कि विदेशी उत्पादों को बिना किसी रोक टोक के आने देना स्थानीय किसानों को बर्बाद कर सकता है। बिल्कुल, और यही कारण है कि व्यापार अर्थशास्त्री इतने चिंतित हैं। और दूसरा बड़ा पेच जो आपने कहा डिजिटल सर्विस टैक्स का है, इसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये क्या है? जब अमेरिकी टेक कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक या अमेज़न भारत के करोड़ों यूजर्स से अरबों का मुनाफा कमाती हैं, तो भारत सरकार उन पर एक टैक्स लगाती है जिसे इक्वलाइजेशन लेवी कहा जाता है। यानी अगर आप हमारे बाजार से पैसा बना रहे हैं तो आपको यहाँ टैक्स देना होगा। ये तो तर्कसंगत लगता है। तर्कसंगत है, लेकिन अमेरिका इसे अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव मानता है। इस डील के तहत अमेरिका चाहता है कि भारत ये टैक्स हटा ले। अगर भारत ऐसा करता है तो उसे भारी राजस्व का नुकसान होगा। और पेटेंट कानूनों का क्या? वहां क्या विवाद है? पेटेंट के मामले में भारत खुद को दुनिया की फार्मेसी के रूप में स्थापित कर चुका है, जो सस्ती जेनेरिक दवाएं बनाता है। अमेरिकी फार्मा कंपनियां अक्सर दवाओं के पेटेंट की अवधि बढ़ाने की कोशिश करती हैं, जिसे एवरग्रीनिंग कहते हैं, ताकि उनका एकाधिकार बना रहे। भारत के कानून इसे मुश्किल बनाते हैं। अमेरिका चाहता है कि इस डील में भारत अपने पेटेंट कानूनों को सख्त करे, जिसका सीधा असर भारत के जेनेरिक दवा उद्योग और दुनिया भर में सस्ती दवाओं की सप्लाई पर पड़ेगा। ओह, तो इन सभी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि इस ट्रेड डील में भारत के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया है कि इस डील में भारत के हितों से समझौता किया गया है। जी। हालांकि भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आश्वासन दिया है कि कृषि और डेयरी हितों की रक्षा की जाएगी, लेकिन ये कैसे होगा, इसके विवरण अभी तक अंधेरे में हैं। और यही अस्पष्टता बाजार में घबराहट पैदा कर रही है। एक तरफ अमेरिका टैरिफ कम करने का दावा कर रहा है, तो क्या भारत भी जवाब में अपने टैरिफ शून्य कर रहा है? जब तक इन सवालों के साफ जवाब नहीं मिलते, ये डील एक कूटनीतिक लहज से ही बनी रहेगी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? एक तरफ से अमेरिका की तरफ से इतनी भड़काऊ बयानबाजी आ रही है, $500 बिलियन जैसी अवास्तविक शर्तें रखी जा रही हैं, और इन सब के बावजूद भारत सरकार आधिकारिक तौर पर इतनी शांत क्यों है? मतलब हेल होल वाली टिप्पणी पर भी भारत की तरफ से कोई तीखा पलटवार या कड़ा विरोध क्यों दर्ज नहीं किया गया? ये कूटनीति के नजरिए से ना सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जब हेल होल वाली टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। तो उन्होंने क्या कहा? उनकी प्रतिक्रिया बहुत सी सधी हुई और सिर्फ 4 शब्दों की थी। वी हैव सीन सम रिपोर्ट्स, दैट्स वेयर आई लीव इट। यानी हमने कुछ रिपोर्ट देखी हैं, मैं बात यहीं छोड़ता हूं। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। मतलब आज के सोशल मीडिया के दौर में, जहां हर नेता और हर देश किसी भी छोटी सी बात पे तुरंत एक्स या ट्विटर पे लंबा बयान जारी करने को बेताब रहता है, वहां जानबूझकर कोई बयान न देना, सुनने में ये रणनीतिक चुप्पी एक अच्छी थ्योरी लगती है, लेकिन क्या असल दुनिया में ये काम करती है? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? क्योंकि जब आप चुप रहते हैं ना, तो सामने वाला आपके बारे में नैरेटिव सेट कर सकता है। क्या ये कमजोरी की निशानी नहीं लगती? ये एक बहुत ही स्वाभाविक चिंता है, लेकिन अगर हम इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नजरिए से देखें तो ये कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। अच्छा। हमारे स्रोतों में एक रिसर्च पेपर है BIPSS का। ये शोध पत्र रणनीतिक चुप्पी
या स्ट्रैटेजिक साइलेंस के तंत्र को बहुत गहराई से समझाता है। तो ये शोध पत्र चुप्पी को कैसे परिभाषित करता है? शोध पत्र स्पष्ट करता है कि कूटनीति में चुप रहना भी एक तरह का संवाद है। ये एक कैलकुलेटेड पॉज या सधा हुआ कदम है। जब कोई भड़काऊ बात कही जाती है और आप जानबूझकर उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो आप कूटनीतिक रूप से एक ऐसा खालीपन पैदा करते हैं जो दूसरे पक्ष को भ्रम में डाल देता है। अरे वाह, ये तो पोकर के खेल जैसा लगता है। बिल्कुल। मतलब अगर आपके पत्ते खराब भी हैं या खेल में अचानक कोई नया दांव चला गया है लेकिन आपके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, तो सामने वाला खिलाड़ी यह तय नहीं कर पाता कि आपको डर लग रहा है या आपके पास कोई बहुत बड़ी चाल बाकी है। पोकर का ये उदाहरण एकदम सटीक है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो सामने वाला खिलाड़ी या इस मामले में दूसरा देश ये अनुमान नहीं लगा पाता कि आपका अगला कदम क्या होगा। सही बात है। इतिहास में सन तुनजू की युद्ध नीति से लेकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक में ये बात प्रमुखता से कही गई है कि अपनी भावनाओं और योजनाओं को उजागर न करना हमेशा एक रणनीतिक बढ़त देता है। क्या हाल के वर्षों में भारत ने इस पोकर फेस या रणनीतिक चुप्पी का इस्तेमाल किसी और बड़े संकट में किया है? इसका सबसे बेहतरीन और हालिया उदाहरण रूस यूक्रेन युद्ध का शुरुआती दौर है। जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारत पर भारी दबाव डाला। मुझे याद है वो समय। वो चाहते थे कि भारत खुलकर रूस की निंदा करे और उस पर लगे प्रतिबंधों का समर्थन करे। उस समय पश्चिमी मीडिया और कूटनीतिक गलियारों में बहुत शोर था। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि अगर भारत ने तुरंत कुछ नहीं कहा तो वो पश्चिमी देशों का दुश्मन बन जाएगा। लेकिन भारत ने ऐसा क्या किया? भारत ने अपनी रणनीतिक चुप्पी का बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल किया। भारत ने सीधे तौर पर किसी पर उंगली नहीं उठाई। उन्होंने बस इतना कहा कि कूटनीति और बातचीत ही आगे का रास्ता है। उन्होंने पश्चिमी देशों की उस भड़काऊ बयानबाजी में उलझने से साफ इनकार कर दिया। और इस चुप्पी के पीछे का तंत्र क्या था? इसका फायदा कैसे मिला? इसका फायदा सीधा अर्थशास्त्र से जुड़ा था। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम आसमान छू रहे थे उस समय। हाँ, कीमतें बहुत बढ़ गई थीं। तो भारत ने इस चुप्पी की आड़ में रूस से भारी छूट पर तेल खरीदना जारी रखा। इससे भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद मिली और अरबों डॉलर की बचत हुई। पश्चिमी देशों ने शुरुआत में बहुत नाराजगी जताई, लेकिन अंततः उन्होंने भारत के इस रुख को स्वीकार कर लिया, क्योंकि भारत ने किसी को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की थी। समझ गए। तो ठीक उसी तरह ट्रंप की हेल होल या गैंगस्टर वाली टिप्पणियों पर सीधे उलझने या कोई ट्विटर वॉर शुरू करने के बजाय भारत शांत रहकर अपनी स्वायत्तता बनाए रख रहा है। एकदम सटीक बात है। भारत ये भली भांति जानता है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट जो सिर्फ घरेलू वोटरों के लिए किया गया है और बंद कमरों में होने वाली असल कूटनीति में बहुत बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल। अगर विदेश मंत्रालय हर भड़काऊ ट्वीट का जवाब देने लगेगा तो कूटनीति का पूरा ढांचा ही चरमरा जाएगा। ये बिना कुछ कहे कूटनीतिक बढ़त हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका है। क्या अन्य देश भी इस रणनीति का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, आसियान देश इसका बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक नीतियों के बावजूद आसियान देश अक्सर चुप रहना चुनते हैं। वे जानते हैं कि सीधे टकराव से उनका संगठन टूट सकता है, इसलिए वे मौन रहकर अपनी एकता बनाए रखते हैं। अच्छा। अमेरिका और ताइवान के बीच की रणनीतिक अस्पष्टता भी इसी का एक रूप है। अमेरिका साफ नहीं कहता कि वो युद्ध की स्थिति में सेना भेजेगा या नहीं। इस अस्पष्टता के कारण ही चीन हमला करने से डरता है और ताइवान स्वतंत्रता घोषित करने से बचता है। ये सच में एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है। यानी शोर शराबे और नोटिफिकेशन वाले इस युग में खामोशी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये स्थिति को बिगड़ने से रोकती है और भविष्य में फैसला लेने के विकल्प खुले रखती है। यह एक बहुत ही परिपक्व कूटनीति की निशानी है। आप भावनाओं में बहकर नीतियां नहीं बनाते। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन जटिल तस्वीर उभरती है। आज की दुनिया ना दो अलग अलग पटरियों पर चल रही है। एक तरफ सोशल मीडिया और राजनीतिक रैलियां हैं जहां भावनाओं को भड़काने वाली तेज, आक्रामक और कई बार अपमानजनक बातें कही जाती हैं। ये वो दुनिया है जो तुरंत प्रतिक्रिया और गुस्से पर पनपती है। और दूसरी तरफ कूटनीति के बंद कमरों की दुनिया है जो रणनीतिक चुप्पी और ठोस आर्थिक आंकड़ों पर चलती है। बिल्कुल। अमेरिका और भारत के आर्थिक हित एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि बयानबाजी के इस सारे शोर के बावजूद व्यापार,
नीतियां और भू राजनीतिक रणनीतियां अपने हिसाब से आगे बढ़ती रहती हैं। जी हाँ। $200 बिलियन का व्यापार, डिजिटल सर्विस टैक्स पर माथापच्ची, पेटेंट कानूनों पर बहस और लाखों प्रवासियों का अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान, ये वो ज़मीनी हकीकतें हैं जो किसी एक सोशल मीडिया पोस्ट या राजनीतिक स्टंट से नहीं बदलती। इन दोनों पटरियों के बीच संतुलन बनाए रखना ही आज के राजनयिकों की सबसे बड़ी चुनौती है। उन्हें जनता के गुस्से को भी शांत करना है और बंद कमरों में अपनी शर्तों पर व्यापार भी पक्का करना है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें जो सामने दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है और जो छिपा हुआ है वही असल ताकत है। कूटनीति हमेशा एक साफ एक्सरे रिपोर्ट की तरह नहीं होती जहां टूटी हुई हड्डी साफ दिख जाए। यह अक्सर एक धुंधली तस्वीर होती है जहां इस धुंधलेपन को बनाए रखना ही सबसे बड़ी रणनीति है। बहुत सही कहा आपने। इस विषय के अंत में ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है कि आज के इस दौर में जहां सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स और चुनाव हमेशा सबसे तेज़, सबसे आक्रामक और सबसे भड़काऊ आवाज़ को ही इनाम देते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि रणनीतिक चुप्पी का ये कूटनीतिक हथियार आखिर कब तक कारगर रह पाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भविष्य में जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ा विवाद सामने आएगा, तो क्या एक समय ऐसा आएगा जब देशों के नेता कूटनीतिक शांति बनाए रखने के बजाय अपनी ही जनता के दबाव में आकर हर आक्रामक बयान का उसी भाषा में जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएंगे? क्या एल्गोरिदम का शोर एक दिन इस कूटनीतिक खामोशी को पूरी तरह खत्म कर देगा? ये तो समय ही बताएगा। ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य की कूटनीति की दिशा तय करेगा। इसलिए अगली बार जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो, तो सिर्फ ये देखना काफी नहीं होगा कि कौन क्या बोल रहा है, बल्कि ये भी देखना होगा कि कौन क्या नहीं बोल रहा है, क्योंकि जो नहीं कहा गया अक्सर वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।